शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी को हम देखेंगे और पार्टिकुलरली यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैप वाले हिस्से में आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये पोर्ट वाली चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ पर कौन सा बंदरगाह लोकेटेड है। जैसे कि यदि आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ में जाते हैं तो ऊपर की तरफ में नॉर्थ में पोर्ट हेडलैंड पड़ेगा, नीचे की तरफ आप यदि आएंगे तो पोर्ट फरमेंटल पड़ेगा। फिर इसके बाद आप जाते हैं क्वींसलैंड की तरफ में, ठीक है। तो क्वींसलैंड की तरफ में यदि हम जाएंगे तो कोरल सागर के किनारे पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन पड़ता है। उसके नीचे न्यू साउथ वेल्स आ जाता है जहाँ पर पोर्ट ऑफ सिडनी पड़ता है। यदि हम विक्टोरिया की तरफ में आते हैं नीचे की तरफ तो पोर्ट ऑफ मेलबर्न पड़ता है। यहाँ पर हमने जो मेजर पोर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के उसके बारे में जाना कि कौन कौन से यहाँ के बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं। यहाँ पर इस चीज़ को देखने का एक ही मकसद था कि हमें चीज़ें मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर निशान बना दिया जाएगा, इस चारों के चारों पांचों निशान बना दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ए नंबर कौन सा है, बी नंबर कौन सा पोर्ट है, सी नंबर कौन सा पोर्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं सही जोड़ी के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ अफ्रीका की नदियां बना दी गई थी और उसमें आपको नदियों के नाम बताना था। तो हो सकता है कभी झीलें पूछ ले, कभी पोर्ट पूछ ले। सही जोड़ी के रूप में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो झीलें, बंदरगाह, नदियाँ, ठीक है। इसके अलावा सागर, खाड़ी, जलसंधि ये सब तो पूछे ही जाते हैं। तो मेजर तौर पर यदि हम देखें तो हेडलैंड, फरमेंटल, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन ये इसके मेजर पोर्ट हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर की जो बैठक हुई थी इसके ऊपर ये आर्टिकल ज़्यादा फोकस करता है। मतलब कि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है भारत की फूड सिक्योरिटी स्कीम के बारे में। अभी हाल फिलहाल में हमने न्यूज़ देखे थे कि साउथ के जो स्टेट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कर्नाटका चाहता है कि हम हमारे राज्य के गरीब लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा अनाज प्रोवाइड करें। जितना कि सोसाइटी में उनको पुरानी स्कीम से मिल रहा वो तो उनको मिलेगा ही, हम उनको कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, लेकिन उस स्कीम को अब प्रॉब्लम खड़ी ये हो गई है कि अनाज नहीं मिल पा रहा। कर्नाटका के पास अनाज नहीं है। दूसरी नंबर की बात यह है केंद्र सरकार की तरफ से जो एफसीआई स्थापित करे गए हैं, एफसीआई से ओपन मार्केट से वो राज्य सरकारें माल नहीं खरीद पा रही हैं। ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है और कहा जाता है कि यदि आपको अपने नागरिकों की भलाई करना ही है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। आपको खुद फूड सफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी अपने आप से ही हासिल करना पड़ेगा, तब जा कर के ही आप इस प्रकार की एडिशनल कोई स्कीम चलाइए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी फूड मिनिस्टर्स की, लेकिन इसके माध्यम से भी कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला था। रिजोल्यूशन लेकर के आ रहे थे कि जो राइट और वीट की सेल्स है वो स्टेट के लिए खोल दी जाए अंडर द ओपन सेल मार्केट स्कीम, जिसको शॉर्टकट में OMSS कहते हैं। तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। अब केंद्र सरकार क्या है ना, रोक लगाने का यही रीज़न है कि कर्नाटक में अपनी सरकार का ना होना, एक रीज़न तो ये है। दूसरे नंबर का रीज़न ये है यदि उस राज्य की सरकार इस प्रकार से डबल अनाज दे रही है तो सरकार जो स्कीम चला रही है ना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोग उसको समझेंगे तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो हमें डबल मिल रहा है। तो सरकार की स्कीम उतनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इस कारण से भी हो सकता है सरकार ने इसके लिए मना कर दिया हो, या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि इस साल में सरकार ने खरीदी कम करी है तो उसके पास अनाज का भंडार कम होगा, इसलिए कह रही राज्य सरकारों की नहीं, हम जो है आपको ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत खरीदने नहीं देंगे।
इस मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुए थे, कुछ टॉपिक उठाए गए थे, सच एज एन एक्शन प्लान फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कोरस ग्रेन। पहले नंबर का जो मुद्दा उठाया गया था कि जो मोटा अनाज है उसकी भी खरीदी करी जाएगी। इसके साथ साथ में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये भी कुछ एक्शन प्लान यहाँ पर उठाए गए थे। यहाँ पर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, फिर भी यदि देखा जाए ना तो जो कर्नाटका है, ओवर द सेंटर्स स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन OMMS इट वाज एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी ए सॉल्यूशन। भले ही केंद्र सरकार इतना ज़्यादा विरोध कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल करके आएगा, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य राज्यों की भी क्या डिमांडें रही हैं। कर्नाटका के साथ साथ में तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है, इनका भी कहना है कि नहीं, आपने इस प्रकार से जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं केंद्र सरकार ने उसको हटाया जाए। रिजेक्टिंग द प्ली यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल, तो इन लोगों ने जो याचिका दायर करी है सरकार के सामने, तो इन सब को खारिज करते यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि केंद्र सरकार की जो पोजीशन रही है, टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द दोस आउटसाइड स्कोप ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हम तो ये सोच रहे हैं कि जो नफ्सा के बेनिफिशरीज नहीं हैं, जिनको नफ्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा, हम उनको भी अनाज प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम इतना स्टॉक लेकर के रखें, ऐसा फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है। हालांकि ये कोई डिस्प्यूट वाली चीज़ नहीं है कि आप जो है नफ्सा के बेनिफिशरी, जो नॉन नफ्सा बेनिफिशरीज हैं, उनको ये चीज़ सुविधाएं प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हमें कुछ सेक्शन की ज़रूरत है नॉन नफ्सा पॉपुलेशन के लिए, एज दोज कवर्ड अंडर एक्ट गेट देयर एंटाइटलमेंट अंडर सेंटर्स मंथली एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन। इसके अलावा देखा जाए ना तो यदि बहुत सारे स्टेट डिमांड करने लग जाएंगे कि नहीं, आप जो है ओपन मार्केट को खोलिए, ओपन मार्केट को खोलिए, हमको भी खरीदना, हमको भी खरीदना, इसके मतलब ये डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। दिस विल डिफीट सेंटर्स ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रेस्ट्रिक्शन, और यही एक रीज़न बता रही केंद्र सरकार की नहीं, हम आपको इसलिए नहीं खरीदने दे रहे हैं कि जो अनाज है उसके दाम बढ़ जाएंगे, एक रीज़न ये बताया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तक राज्य सरकारों ने क्या सीख लिया इसके बारे में यदि हम देखें तो कुछ मैसेज राज्य सरकारें सीख गई हैं, ठीक है, कि ये कोई बुद्धि वाला काम नहीं रहेगा कि आप जो है केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए हैं या फिर केंद्र सरकार की एजेंसी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। When it comes to implementing state scheme in food sector, फूड सेक्टर में यदि आपको कुछ स्कीम को लाना है तो आप कभी भी केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की एजेंसी के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। हमें रिलाय करना पड़ेगा हमारे खुद के सोर्सेस का, एंड कोस्ट इफेक्टिव मैनर भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मतलब देखा जाए जिस प्रकार से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यू टर्न लिया है, इसके बाद आखिर क्या होगा। तो एडिशनल फूड ग्रेन प्रोग्राम अन्न भाग्य 2.0 प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में, ठीक है, बराबरी का सप्लायर कहीं से प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसका एक और रीजन है मूल्य का। यदि वो खरीदती भी है अनाज और गरीबों के यदि बांटती है अन्न भाग्य 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत, वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। State should introspect whether it is feasible to double the size of entitlement। तो राज्य सरकार को भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, 5 किलो किसी को अनाज मिल रहा है तो आप उसको 10 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये कितना फीजिबल रहेगा, क्या आप इसको सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे। इसके बाद हम सीधे चलते हैं परचेजिंग पावर मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको शॉर्टकट में हम PMI बोलते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जिसको हम PMI बोल रहे हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ये US पर आधारित एक संस्था मानी जाती है सप्लाई मैनेजमेंट की। द परचेजिंग
मैनेजर्स इंडेक्स या फिर पीएमआई हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी देश दुनिया में बिजनेस की एक्टिविटी किस प्रकार से हो रही है उसको बताने के लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया है जिसको हम बोलते हैं पीएमआई या फिर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जिसको बोला जाता है। पीएमआई या फिर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है बिजनेस एक्टिविटी का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विस सेक्टर भी शामिल किया गया है। यह एक सर्वे पर आधारित होता है that ask respondent about changes in their perception of some key business variable from month before। एक महीना पहले ही है ना, एक महीना पहले से ही ये क्या काम करता है, अनुमान लगाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंड देन कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। दोनों के लिए अलग अलग तैयार करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर के एक कंबाइंड डाटा प्रस्तुत किया जाता है। पीएमआई के जो नंबर हैं वो 0 से लेकर के 100 तक प्रोवाइड करे जाते हैं। यदि आपको 50 से ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके देश में बिजनेस बढ़ रहा है। यदि आपको 50 से नीचे अंक मिल रहे हैं मतलब आपके यहाँ पर बिजनेस घट रहा है। ए रीडिंग 850 इंडिकेट नो चेंज। यदि आपको 50 नंबर मिल गए मतलब आपको किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अब हम चलते हैं सीधे एडिटोरियल की तरफ में और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो जो लेटेस्ट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है अभी हाल फिलहाल में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसके साथ साथ में सर्विस सेक्टर है, यहाँ पर बिजनेस की जो एक्टिविटी रही है, ठीक है, इसको प्रस्तुत किया गया है S&P ग्लोबल के द्वारा। देखा जाए तो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा मोमेंटम प्राप्त हो रहा है, गति प्राप्त हुआ है। इसने सर्वे किया था लगभग 400 मैन्युफैक्चरर्स का। इससे पता चला है प्रोडक्शन ग्रोथ कैसी है। मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज इज मार्जिनली लास्ट मंथ। देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रीज रही हैं उनका प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन रहा है। जून का पीएमआई यदि आप देखेंगे, ठीक है, वो 57.8 रहा है जबकि मई का था 58.7। ऑन द सर्विस फ्रंट की यदि हम बात करें तो इंडेक्स ने हमें सिग्नल दिया है कि आउटपुट में हमें एक्सपांसन जो देखने को मिला उसमें गिरावट देखने को मिली है। 2 a 3 मंथ लो, पिछले 3 महीने में ये जो गिरावट है काफ़ी कम रही है। इसका रीज़न हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट जो है कम हो रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसका कारण भी हो सकता है कि सर्विस सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया है, गिरावट देखने को मिली है पिछले 3 महीने में से। पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये ज़्यादा गिरावट है। वहीं यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग तो इसमें हमें वृद्धि देखने को मिला है 31 महीने का हाई इन मई के महीने में। Index of service had in April registered its highest seasonally adjusted figure in almost 13 years। वहीं यदि आप अप्रैल की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट सीजनली एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा पिछले 13 साल में। जून का डाटा हमें बताता है कि जो न्यू ऑर्डर हैं वो फैक्ट्री में आने लगे हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज वेट। इनको हमने वेटेज दिया है 30% का। इसमें भी पिछले 28 महीने में आप देखेंगे कि काफ़ी पेस पकड़ा है मैन्युफैक्चरिंग में। वहीं यदि देखें डिमांड की एंड हायर लेबर कॉस्ट की, इसके चलते चलते इन्फ्लेशन आई है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्स फिनिश गुड्स 2 a 13 मंथ हाई। इसके साथ साथ में भी हमें वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किए हैं वो पिछले 13 महीने के सबसे ऊंची कंडीशन में पहुंच गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सर्विस प्रोवाइडर है नोटेड ए क्विकर एक्सपांसन। इसी प्रकार से जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेसमैन हैं वहाँ पर भी हमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है।
ऐसा हुआ है डिमांड के बढ़ जाने से एंड बॉइंग फर्म कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट टू द हाईएस्ट लेवल इन 2023। इसके अलावा एक डिसीजन यहाँ पर और बताया जाता है कि आरबीआई ने यदि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इसका मतलब ये है उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया था, मार्केट में जो नोट पड़े हुए हैं उनको निकालने की कोशिश किया था इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो समझ लीजिए आपकी जेब से जो पैसा है वो जाने वाला है। पहले आपकी जो ईएमआई थी वो 5,000 की थी, सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, उसको 5,500 कर दी, 500 रुपया आपका एक्स्ट्रा जाने वाला है। तो जब मुझे ईएमआई में एक्स्ट्रा पैसा देना है तो फिर मैं क्यों बिजनेस में अपना ध्यान लगाऊंगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इसने उतना ज़्यादा असर नहीं डाला है, यहाँ पर राइटर का ऐसा कहना है कि जो डोमेस्टिक डिमांड रही है मैन्युफैक्चरर गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इससे प्रभावित नहीं हुई है इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने से। लेकिन यदि देखा जाए जो पीएमए का सर्वे पैनल है इसमें आप एमएसएमई सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विच कलेक्टिवली आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन ए थर्ड टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड। एमएसएमई सेक्टर हमारे देश का जो कि 1/3 हिस्सा जीवीए का अपने पास में रखता है, जनरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज ए होल। 1/3 हिस्सा ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप एमएसएमई को अपने में शामिल नहीं करते हैं। यदि हमारे पास में एमएसएमई का डेटा नहीं है, विच इज़ की बुलवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए साधन माना जाता है, means that estimating the overall strength of job creation in the formal economy relying on largely on PMIs as an indicator may be risky। इस प्रकार से यदि आप कह दे रहे हो कि नहीं जो PMI है बिजनेस को बताता है, लेकिन यदि आप इसमें एमएसएमई को शामिल नहीं करते हैं जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, तो PMI इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है, ये रिस्की हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाती है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथनिंग फर्दर, रोजगार बढ़ा है, विथ मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्डिंग ए स्ट्रॉन्गर एक्सपांसन। मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें एक्सपांसन देखने को मिला है इन जॉब देन सर्विस प्रोवाइडर। CMIE डाटा पॉइंट आउट टू द जून अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैविंग स्पाइक्ड 8.5, पहले 7.5 हुआ करता था, ये बढ़ कर के अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 8.5% हो गया। कुल मिलाकर के महंगाई की जो दर रही है या फिर बेरोजगारी की जो दर रही है वो बढ़ गई है। इसके बाद आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो हलचल चल रही है, ठीक है, एनसीपी पार्टी को लेकर के कि अजीत पवार ने एनसीपी को छोड़ दिया है। इसके साथ साथ में अपने साथ में वो 8 विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पर जो एनसीपी के प्रमुख हैं या फिर लीडर हैं, मेन मुखिया हैं शरद पवार। शरद पवार ने क्या काम किया है, अजीत पवार को और 11 लोगों को उनकी पार्टी से बाहर कर दिया है। अब इसके बाद जिस प्रकार से शिंदे ने दावा किया था कि शिवसेना मेरी पार्टी है, मेरे को कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ठीक इसी प्रकार से उन्हीं की नकल कर रहे हैं अजीत पवार। अजीत पवार का कहना है कि एनसीपी मेरी पार्टी है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। और रही बात पार्टी किसकी है, तो अजीत पवार का कहना है पार्टी मेरी है कि आपकी ये डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बार भी हो सकता है कि जो निर्णय है वो अजीत पवार के साथ ही रहेगा, क्योंकि शिंदे के साथ में था पिछली बार, तो इस बार भी हो सकता है कि जो डिसीजन आएगा वो अजीत पवार के ही पक्ष में आने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा की तरफ में। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या काम करी है, जो अनमैरिड मैन एंड वुमेन हैं हरियाणा में, उनको पेंशन देने वाली, जिनकी शादी नहीं हुई है ऐसे पुरुष और महिलाएं, उनको पेंशन मिलने वाली है।
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने थर्सडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि हम मंथली पेंशन प्रोवाइड करेंगे 2775 अनमेरिड एंड मैन वुमेन को जिनकी उम्र 45 से लेकर के 60 है। अब ये स्कीम के बारे में आप सोचिए, ऐसे कौन आदमी है जो 45 से लेकर के 60 तक की उम्र में भी जिनने शादी नहीं किए होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार दिखाना बस चाहती है। आप खुद ही ढूंढ दीजिए कि 60 साल में क्या कोई आदमी शादी नहीं किया होगा। दिस विल इंटेल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 240 करोड़ रुपया। सरकार के ऊपर बोझ लद जाएगा 240 करोड़ रुपया का हर साल, यदि इतना वो स्कीम का फ़ायदा सबको देती है। तो इसके अंतर्गत मेनली देखा जाए ना तो जिसकी पत्नी नहीं है, ठीक है, जिसका पति नहीं है, उम्र है जिसकी 40 से 60 विल आल्सो गेट ए मंथली पेंशन अक्रॉस द स्टेट। इसके अलावा ये जो पेंशन का बेनिफिट रहेगा ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग मतलब आप साल में 2 लाख रुपया कमा रहे हैं एवरेज के तौर पर, ठीक है। यदि आप साल भर में लगभग 2 लाख से कम कमा रहे हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादा यदि आपकी एनुअल इनकम है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो सेकंड कैटेगरी है वो विडोवर्स की रहेगी इन द एज ग्रुप ऑफ 40 से 60 ईयर हु हैव एनुअल इनकम लिमिट ऑफ 3 लाख, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अलग से कैटेगरी बनाई गई है जिनकी इनकम 3 लाख है। मिस्टर लाल का कहना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस स्कीम से बेनिफिट मिलने वाला है 71,000 लोगों को, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने ऐड किया था।